हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज तक हमने बहुत सारे जेल ब्रेक मूवीज देखे हैं, पर ये मूवी उन सब में से बेहतरीन और मज़ेदार होने वाला है, जो कि हॉलीवुड के सबसे हाईएस्ट रेटेड मूवीज में से एक है। जहां हम ये देखने जा रहे हैं कि कैसे एक मासूम इंसान गलत इल्ज़ाम में फंसकर दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में जा पहुंचता है और कैसे बाहर निकलता है, वो भी करोड़पति बनकर। तो कहानी की शुरुआत में हम एंडी डुफ्रेंसनी को देखते हैं, जिसका कोर्ट में ट्रायल चल रहा होता है। दरअसल एंडी को उसके बीवी और उसके बीवी के लवर के मर्डर की इल्ज़ाम लगाया गया होता है। एंडी पेशे से एक बहुत बड़े बैंक का बैंकर होता है। फिर जज एंडी को उसकी पत्नी और उसके पत्नी के लवर के मर्डर के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा सुना देते हैं। और केस की सुनवाई के बाद एंडी को एक ऐसी जेल भेजा जाता है जहां से आज तक कोई भी भाग नहीं सका, और इस जेल का नाम होता है शशांक रिडेम्पशन। इस जेल में ऐसे ऐसे कैदी होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस जेल में बिता दी है। जब वो इस जेल में आए थे तो बाहर की दुनिया अलग थी, और अब बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। उसके साथ ही इस जेल में कायदे और कानून बहुत ही सख्त होते हैं। अगर कोई इस जेल की डिसिप्लिन को ब्रेक करने की कोशिश करता है या फिर भागने की कोशिश करता है तो उसे मार मार कर अधमरा कर दिया जाता है। फिर अगले पल एंडी को देखते हैं, जो जेल में आने के बाद से कुछ दिनों तक किसी से भी कोई भी बात नहीं करता है। एक दिन वो एक कैदी से मिलता है जिसका नाम रेड होता है। रेड इस जेल में बाहर से किसी भी चीज को मुहैया करवा सकता है, और उसे इस जेल में पूरे 20 साल हो चुके होते हैं। फिर एंडी रेड से कहता है कि उसे एक हथौड़ी और एक खूबसूरत एक्ट्रेस का बहुत बड़ा पोस्टर चाहिए। रेड उसे पूछता है कि क्या तुम उस हथौड़े से जेल में सुरंग बनाना चाहते हो, क्योंकि रेड को पता होता है कि इस जेल से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर एंडी उसे जवाब में कहता है कि जब हथौड़ी आएगी तब तुम खुद समझ जाओगे। फिर रेड एंडी को आगाह करता है, और फिर वो 3 कैदियों की तरफ इशारा करता है और कहता है कि उन 3 कैदियों की तुम पर गंदी नज़र है। फिर एंडी कहता है कि अगर मैं उन्हें बता दूं कि मैं गे नहीं हूं तो। फिर रेड कहता है कि उन्हें उससे कोई भी फर्क पड़ने नहीं वाला है। फिर अगले पल हम देखते हैं एंडी के कहने पर रेड उसके लिए हथौड़ी मंगवा देता है, और जब वो हथौड़ी को देखता है तो वो मन ही मन सोचकर हंसने लगता है कि इस हथौड़ी से जेल में सुरंग बनाने में 600 साल लग जाएंगे एंडी को। दरअसल एंडी को पत्थर तराशने का शौक होता है, और उसी वजह से उसने ये हथौड़ी मंगवाई होती है। और फिर एंडी तक ये हथौड़ी पहुंचा दिया जाता है, और फिर कुछ दिनों बाद हम वो 3 लोगों को देखते हैं जिनकी नज़र एंडी पर गंदी होती है। वो लोग एंडी को पकड़ लेते हैं, और बुरी तरह मारने के बाद वो लोग उसका शारीरिक रूप से शोषण करते हैं। और ये सिलसिला अगले 2 साल तक इसी तरह चलते रहता है, और एंडी इसके बारे में कभी भी किसी को भी शिकायत नहीं करता है। और उसके शरीर पर हमेशा इन चीज़ों की वजह से चोटों के निशान रहते थे, और चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी रहा करती थी। और फिर एक दिन छत की मरम्मत करने के लिए कुछ कैदियों को चुना जाता है, और उन लोगों में से 2 बंदे एंडी और रेड भी होते हैं। यहाँ पर इनका इंचार्ज जो होता है, जिसका नाम हेडली होता है, वो बहुत ही परेशान होता है। वो कहता है कि मेरे भाई ने मेरे नाम $30,000 किए हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि इन सारे पैसों को सरकार टैक्स के तौर पर ले जाएगी और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये बात एंडी और उसके साथी भी सुन रहे होते हैं। और फिर एंडी हेडली के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम अपनी बीवी पर विश्वास करते हो। तो हेडली गुस्सा होकर एंडी को धक्का देकर छत के किनारे ले जाता है, और जस्ट वो उसको नीचे फेंकने ही वाला होता है कि एंडी कहता है कि मुझे पता है कि कैसे तुम्हारे सारे पैसे बचाए जा सकते हैं, वो भी बिना कोई टैक्स दिए। फिर एंडी हेडली से बताता है कि गवर्नमेंट का एक रूल है कि कोई भी हस्बैंड अपने पूरे जिंदगी में अपनी वाइफ को एक बार $60,000 गिफ्ट के तौर पर दे सकता है, और उस पर सरकार का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और फिर एंडी कहता है कि इस काम के लिए तुम्हें एक लॉयर की ज़रूरत है, पर यह काम मैं तुम्हारे लिए फ्री में कर दूंगा।
और अगर मैंने तुम्हारा ये काम कर दिया तो तुम मेरे साथियों को 3-3 बियर पिला देना। और अगले पल हम देखते हैं कि दूसरे दिन एंडी और उसके दोस्त छत पर बैठकर बियर पी रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि एंडी ने हेडली का काम कर दिया होता है। और फिर कुछ दिनों के बाद सभी कैदियों को जेल में फिल्म दिखाई जाती है, पर एंडी मूवी देखे बिना वहां से निकल जाता है। और रास्ते में ही वो 3 बंदे जो बार बार एंडी का शारीरिक रूप से शोषण कर रहे होते हैं, वो फिर से एंडी को पकड़ लेते हैं और उसे उस कमरे में ले जाते हैं जहां से फिल्म चलाई जा रही होती है। और वो लोग फिर से एक बार उसके साथ जबरदस्ती करना चाह रहे होते हैं, पर एंडी उन तीनों में से उनका जो हेड होता है उस पर वार कर देता है और फिर वो लोग मिलकर एंडी को बुरी तरह मारते हैं, जिसकी वजह से एंडी 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। और साथ ही उस बंदे को 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है जिसने एंडी पर अटैक किया होता है। फिर 1 हफ्ते बाद जब वो बंदा वापस अपने सेल में आता है तो वहां पर वो हेडली को पाता है जिसका $30,000 एंडी ने बचाया होता है। और फिर हेडली उस बंदे को इस तरह मारता है कि वो बंदा हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है। और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और जेल विजिट करने के लिए जेल का वार्डन आता है और एंडी के सेल में जाकर उसकी तलाशी लेता है। दरअसल सेल में आना तो एक बहाना होता है। वार्डन को ऑफिसर ने बताया होता है कि किस तरह एंडी ने उसके $30,000 बचाए होते हैं और इसीलिए वार्डन उसे मिलना चाह रहा होता है। फिर वार्डन एंडी के हाथ में बाइबल देखता है जिसे वो ले लेता है। उसे भी बाइबल पर बहुत विश्वास होता है। फिर वार्डन देखता है कि एंडी के सेल में बहुत सारे एक्ट्रेसेस के फोटो लगे होते हैं और उसके साथ ही एक बहुत बड़ा पोस्टर एक हीरोइन का लगा होता है। फिर वार्डन कहता है कि हमेशा मैं ये सब अलाउ नहीं करता हूँ, पर कभी कभी इसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। चौंकाने वाली बात यह होती है कि वार्डन को एंडी का हथौड़ा नहीं मिलता है। फिर वार्डन वहाँ से निकल जाता है और कुछ ही पल बाद वो फिर से वापस आता है और वो एंडी को उसका बाइबल लौटा देता है और कहता है कि मुक्ति इसी में है। फिर अगले पल हम देखते हैं कि वार्डन एंडी से इम्प्रेस्ड होता है, इसीलिए वो एंडी को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसको असिस्टेंट लाइब्रेरियन का जॉब दे देता है। और फिर हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में एक बूढ़ा आदमी होता है जो कई सालों से लाइब्रेरी को संभाल रहा होता है और एंडी को उसके नीचे काम करना होगा। और उसके साथ साथ एंडी दूसरे ऑफिसर्स की इनकम टैक्स रिटर्न्स भी भरना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे साल बीतते रहते हैं तो एंडी के पास काम बढ़ता चला जा रहा होता है। उसे एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है तो वो रेड को अपना असिस्टेंट बना लेता है। और फिर धीरे धीरे इसी तरह से वक्त बीतता चला जाता है। और एक दिन ऐसा होता है कि जो सीनियर लाइब्रेरियन होता है उसकी सज़ा ख़त्म होने वाली होती है, तो वो अब रिहा होने वाला होता है। लेकिन वो सीनियर लाइब्रेरियन एक आदमी के गर्दन पर चाकू लगा देता है। दरअसल उसे इस जेल में 50 साल रहने के बाद वो बाहर जाना नहीं चाह रहा होता है। वो सोचता है कि अगर वो किसी का खून कर देगा तो फिर से उसको सज़ा हो जाएगी और उसको जाना ही नहीं पड़ेगा बाहर। फिर एंडी और रेड के समझाने पर बूढ़ा लाइब्रेरियन ब्रूस उस इंसान को छोड़ देता है। फिर अगले पल हम देखते हैं कि ब्रूस को जेल से छोड़ दिया गया है और अब बाहर निकलकर उसको बड़ा ही अजीब सा लग रहा होता है। 50 सालों में बाहरी दुनिया की रफ्तार बहुत ही बढ़ गई होती है। जहां सड़कों पर एकाध गाड़ियां दिखती थी, अब सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ लगी रहती है। और इसी भीड़ भाड़ वाली तेज रफ्तार वाली दुनिया में ब्रूस सरवाइव नहीं कर पाता है और वो सुसाइड कर लेता है। दूसरे पल हम जेल के वार्डन को देखते हैं, जहां वार्डन जेल में एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करता है जिसका नाम इन आउट होता है। इस प्रोग्राम के मुताबिक जेल के कैदियों को बाहर ले जाकर काम करवाया जाएगा ताकि उन्हें पता चल सके कि मेहनत से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। पर इस प्रोग्राम के चलते वार्डन को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं क्योंकि जेल के कैदियों की मजदूरी बहुत ही सस्ती होती है और वार्डन बहुत सारे पैसे बना लेता है, पर उसका ये पैसा सरासर काला धन होता है। और एंडी उसकी ये काम में मदद करता है और वो वार्डन को एक ऐसे आदमी का पार्टनर बनाता है जो इस दुनिया में है ही नहीं। यानी वो रैंडल स्टीफेंस के नाम के नकली डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और सारे पैसे उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि अगर कल को पुलिस को इस गैर कानूनी काम के बारे में पता चल जाए तो पुलिस एक ऐसे आदमी को ढूंढ रही होगी जो कभी था ही नहीं और ना ही कभी
पैदा हुआ है इस दुनिया में। और फिर अगले पल हम देखते हैं कि जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी होता है, जो कि बहुत ही यंग होता है और वो आज तक कई जेलों में जा चुका है। और फिर जब वो देखता है और जानता है कि एंडी ने आज तक बहुत सारे लोगों की मदद की है, तो वो एंडी के पास जाता है। दरअसल टॉमी पढ़ाई करना चाह रहा होता है ताकि जब वो बाहर निकले तो वो एक इज्जतदार वाली नौकरी करके अपनी बीवी और बच्चे के साथ एक सुकून वाली ज़िंदगी बिता सके। और एंडी उसकी इस काम में मदद करता है। और एक दिन टॉमी रेड के पास आता है और पूछता है कि एंडी बहुत ही इंटेलिजेंट है, पर वो इस जेल में क्या कर रहा है। और फिर रेड उसे बताता है कि उसने अपनी पत्नी और उसकी पत्नी के लवर का मर्डर कर दिया था और एंडी एक बहुत ही बड़े बैंक का बैंकर है। ये सुनकर टॉमी पूरी तरह से शांत हो जाता है और उसी पल टॉमी एंडी और रेड से बताता है एक बार वो एक जेल में गया था जहां पर वो एक ऐसे कैदी से मिला था जहां उस कैदी ने उसको बताया था कि एक रात वो एक घर में चोरी करने के लिए घुसा था और उसी वक्त उस घर का ओनर जाग गया और उसने उस इंसान और उसकी पत्नी को गोली मार दी होती है। फिर बाद में उसे पता चलता है कि वो इंसान उसका पति नहीं बल्कि उसका लवर था और वो बताता है कि वो औरत एक बहुत बड़े बैंकर की पत्नी थी। फिर वो कैदी कहता है कि उसके रियल हस्बैंड को उसके और उसके लवर के खून के इल्ज़ाम में सज़ा हो गई होती है, जबकि वो बिल्कुल भी निर्दोष होता है। ये सब जानने के बाद एंडी वार्डन के पास जाता है, पर वार्डन जानबूझकर उसकी हर बात को इग्नोर कर देता है और विश्वास करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि एंडी ही एकमात्र इंसान है जो उसके काले पैसों को व्हाइट में बदलता है। अगर वो चला गया तो उसका धंधा तो चौपट हो जाएगा। और एंडी वार्डन के सारे राज जानता होता है और अगर वो बाहर चला गया तो वार्डन के तो वारे न्यारे लग जाएंगे। फिर एंडी उसे इनडायरेक्टली धमकी भी देता है कि मैं किसी को भी तुम्हारे काले धन के बारे में नहीं बताऊंगा, मुझे जाने दो। ये बात सुनकर वार्डन को गुस्सा आ जाता है और वो एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है और साथ ही टॉमी जिसकी वजह से एंडी रिहा हो सकता था उसको भी वार्डन मरवा देता है। इसके बाद एंडी के पास वार्डन जाता है और कहता है टॉमी ने जेल से भागने की कोशिश की इसीलिए वो मारा गया। फिर एंडी कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूंगा। फिर वार्डन कहता है कि इसे और भी 1 महीने के लिए काल कोठरी में बंद कर दो, जबकि आज तक किसी को भी इतने लंबे समय तक काल कोठरी में नहीं रखा गया होता है। फिर अगले पल हम देखते हैं कि अब 2 महीने काल कोठरी में बिताने के बाद एंडी वहां से बाहर आ चुका होता है और रेड उसके पास आता है उसे मिलने के लिए। फिर एंडी रेड से कहता है कि क्या तुम कभी भी इस जेल से बाहर निकल पाओगे। फिर रेड कहता है शायद जब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँगा और मेरे दिमाग ने भी सही से काम करना बंद कर दिया होगा, तब शायद मैं यहाँ से निकल पाऊँ। और फिर एंडी कहता है कि मैं यहाँ से निकलकर जिवातेनोर जाऊँगा, जो कि मेक्सिको में समंदर किनारे एक बहुत खूबसूरत जगह है। और कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि वो इतना खूबसूरत जगह है कि इंसान अपने आप को यहाँ खो देता है। मैं वहाँ जाकर अपना एक रेस्टोरेंट खोलूँगा और समंदर किनारे अपना बोट ठीक करूँगा और अपने दोस्तों के साथ मछलियाँ पकड़ने समंदर जाऊँगा। रेड ये सब सुनने के बाद परेशान हो जाता है और कहता है कि उम्मीद बहुत ही बुरी चीज़ है, वो इंसान को पागल बना देती है। और कहता है कि तुम्हें सच्चाई की दुनिया में वापस लौटना होगा क्योंकि मेक्सिको यहाँ से बहुत ही दूर है। फिर एंडी कहता है कि अब मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं जिंदगी भर घुट घुट कर जीता रहूं या फिर मर जाऊं। जाने से पहले एंडी रेड से कहता है कि वादा करो तुम मेरा एक काम करोगे, और रेड उसे हाँ कहता है। एंडी उसे कहता है कि बक्सटन के पास एक बहुत बड़ा मैदान है और उस मैदान में एक बहुत बड़ा पेड़ है। उस पेड़ के पास एक पत्थर की दीवार है और उस दीवारों के पत्थरों में से एक काले रंग का पत्थर तुमको मिलेगा और उस काले पत्थर के नीचे कुछ गड़ा हुआ है। वो कहता है कि वादा करो कि जब तुम इस जेल से बाहर निकलोगे तो तुम वहां जाओगे। और फिर रेड कहता है कि मैं जरूर जाऊंगा। फिर रेड पूछता है कि उस पत्थर के नीचे क्या है, तो एंडी कहता है कि वो तो तुम्हें वहां जाने पर ही पता चलेगा। और ये कहकर एंडी सीधे वार्डन का काम करने चला जाता है। वो वार्डन का काम खत्म करके सारे डॉक्यूमेंट्स को हमेशा की तरह उसके स्पेशल सेफ में रख देता है। फिर डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद वार्डन एंडी को अपने कपड़े देता है
और कहता है मेरे कपड़े को धोकर साफ कर देना और मेरे जूतों को आईने की तरह चमका देना। इसके बाद एंडी अपने सेल में वापस चला जाता है और दूसरी तरफ रेड उस रात को बहुत ही अपसेट होता है क्योंकि उसे डर होता है कहीं एंडी सुसाइड ना कर ले। फिर अगले पल हम देखते हैं कि जब सुबह सबके सेल्स खुलते हैं तो सब कैदी बाहर आते हैं पर एंडी बाहर नहीं आता है और जब गार्ड उसके सेल के पास पहुंचता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वार्डन को दिखाया जाता है जो अपने जूते पहनने के लिए बॉक्स के ढक्कन को निकालता है पर उस बॉक्स में उसके जूते नहीं बल्कि एंडी के शूज होते हैं। और उसी पल एक सायरन बजता है और वो ऐसा सायरन होता है जो तब बजाया जाता है जबकि कोई कैदी वहां से भाग निकला होता है। वार्डन एंडी के सेल में जाता है और वहां पर रेड को भी बुलाया जाता है और वार्डन रेड से पूछता है कि एंडी कहाँ है। फिर रेड कहता है कि मुझे कैसे पता। इस बात पर वार्डन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि क्या एंडी कोई भूत था जो रातों रात कहीं गायब हो गया और पीछे छोड़ गया ये कंकर पत्थर और दीवार पर ये लड़कियों की अदनगी तस्वीरें और उसके हाथ में जो पत्थर होते हैं वो उनके ऊपर फेंकना शुरू कर देता है। फिर वो एक पत्थर उस पोस्टर पर भी मारता है जो दीवार पर भी लगा होता है, लेकिन इस बार पत्थर दीवार से टकराकर नीचे नहीं गिरता बल्कि आर पार हो जाता है और जब वार्डन उसके अंदर हाथ डालता है तो उसका हाथ आर पार हो जाता है और वो देखता है कि एंडी ने एक बहुत बड़ा सुरंग बना दिया होता है और उसे देखने के बाद सब चकित रह जाते हैं क्योंकि ये दीवार बहुत ही मजबूत होती है, इसे बिना ड्रिलिंग मशीन्स के खोदा नहीं जा सकता है। लेकिन इस नामुमकिन काम को एंडी ने मुमकिन कर दिखाया होता है और यहाँ से फरार हो गया होता है और उसके बाद गार्ड्स उस रास्ते की तरफ जाते हैं जहाँ से एंडी भागा होता है, जहाँ उनको एंडी के पुराने कपड़े और वो हथौड़ा मिलता है जिसे रेड ने उसे 20 साल पहले दिया होता है। वहाँ पर उनको एक साबुन, एक कंघी और एक हथौड़ी उनको वहाँ पे मिलती है। यही वो हथौड़ा होता है जिससे एंडी पिछले 20 सालों से जेल में सुरंग बना रहा था और साथ ही जो मिट्टी या कंकर उस सुरंग में से निकला करती थी एंडी उसको अपने पॉकेट में ले जाकर चालाकी से ग्राउंड में डाल दिया करता था जिससे इसके बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं हो पाती थी। फिर अगले पल हम देखते हैं कि एंडी ने आखिरी बार जब वार्डन का काम किया था उसने वार्डन के सारे असली डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लिए होते हैं जिसमें उसके सारे काले धन के डिटेल्स होते हैं और अपनी बाइबल को वार्डन की तिजोरी में रख दिया होता है और वार्डन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है क्योंकि वार्डन को यकीन होता है कि एंडी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा और ना ही इस जेल से वो कभी बाहर निकल पाएगा। उसके साथ साथ वार्डन ने जो कपड़े एंडी को धोने और प्रेस करने के लिए दिए होते हैं एंडी वो कपड़े पहनकर और साथ ही उसके जूते जो वार्डन ने उसे पॉलिश करने के लिए दिए होते हैं उसको भी पहनकर वो वहां से निकल जाता है। और रात को जब जेल की सारी लाइटें ऑफ होती हैं तभी एंडी वहां से छुप कर बाहर निकलता है और फिर वो एक गटर का पाइप तोड़ता है और फिर उस गटर के पाइप से रेंगता हुआ वो दुनिया के सबसे मुश्किल जेल से बाहर निकल जाता है जहां से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं पाया होता है और एंडी ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया होता है। अगले पल हम देखते हैं कि एंडी वही बैंक में पहुंचता है जहां पे वार्डन की काली धन छुपी हुई होती है। दरअसल ये पैसे उस इंसान के होते हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं, पर एंडी जेल से ही उस इंसान के सिग्नेचर्स कर रहा होता है और उसके पास उसके अकाउंट से रिलेटेड सारे डिटेल्स भी होते हैं, जिसकी वजह से बैंक मैनेजर एंडी को रियल अकाउंट होल्डर समझकर सारे पैसे एंडी को हैंडओवर कर देता है और एंडी बैंक से $2.9 मिलियन लेकर निकल जाता है। अब एंडी ना कि सिर्फ आज़ाद होता है बल्कि वो अब करोड़पति भी बन चुका होता है। दूसरी पल हम देखते हैं कि एंडी के पास वार्डन के इतने सालों के सारे काले करतूतों के चिट्ठे होते हैं जो एंडी प्रेस वालों को भेज देता है और अगली सुबह ये खबर अखबार में छप जाती है और जब वार्डन तिजोरी खोल कर देखता है तो उसमें से उसके डॉक्यूमेंट्स की जगह एंडी की बाइबल मिलती है और बाइबल के पहले पेज में लिखा होता है कि तुमने सही कहा था कि इसी किताब में ही मुक्ति है। और जब वार्डन पेज पलटता है तो वो देखता है हथौड़ी के निशान को जिसको एंडी ने काट कर हथौड़ी को रखने के लिए बनाया होता है
और आज से 20 साल पहले जब पहली बार वार्डन एंडी से मिलने गया था और उसने एंडी की बाइबल देखी थी, तो उस वक्त भी एंडी की हथौड़ी उस किताब के अंदर ही थी, पर वार्डन उसे जान नहीं पाया होता है। अगली पल हम देखते हैं कि वार्डन का पूरा काला चिट्ठा खुल चुका होता है और पुलिस अब उसे गिरफ्तार करने के लिए आ रही होती है। और इससे पहले वो ऊपर आते उसके पहले ही वार्डन अपनी गन से खुद को शूट करके सुसाइड कर लेता है। और फिर कुछ वक्त बीतने के बाद एंडी के दोस्त रेड की सजा भी माफ कर दी जाती है, पर रेड का भी दिल बाहर नहीं लग रहा होता है। बाहर क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 40 साल इस जेल में गुजारे होते हैं। रेड को एक नौकरी भी दिलाई जाती है, लेकिन रेड का मन बाहर की दुनिया में बिल्कुल भी नहीं लगता है। फिर रेड भी उस कमरे में रहता है जहां ब्रूस जेल से निकलने के बाद रुका हुआ था और उसको भी सुसाइड करने का मन करता है। फिर रेड को उसका वादा याद आता है जो उसने एंडी को किया था जेल में। फिर रेड उस बड़े घास वाले मैदान में जाता है जहां एक बड़ा सा पेड़ होता है और उसके पास एक पत्थर का दीवार, और उस पत्थर के दीवार में से उस काली पत्थर को वो उठाता है जैसा कि एंडी ने उसे कहा होता है। और पत्थर को उठाने पर वहां पे रेड को एक लेटर और बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। ये लेटर एंडी का होता है रेड के लिए, जिसमें ये लिखा होता है कि क्या तुम्हें याद है वो जगह जिसके बारे में मैंने तुम्हें जेल में बताया था। तभी रेड कहता है जीवा तनोजा, और फिर एंडी ने उसे खत में लिखा होता है कि आ जाओ उसी जगह पे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ दोस्त। फिर उसके आगे एंडी ने ये लिखा होता है कि उम्मीद अच्छी चीज होती है, बल्कि सभी अच्छी चीजों से सबसे अच्छी और ऐसी चीज होती है जो कभी नहीं मरती। इसके बाद रेड उस जगह पर पहुंच जाता है और जब वो समंदर किनारे पहुंचता है तो वो देखता है एंडी को जो अपनी बोट को ठीक कर रहा होता है। ये जगह, ये लम्हा, ये सब वो जगह होता है जिसके बारे में एंडी ने रेड से जेल में कहा था, और रेड ने इस सपने को नामुमकिन बोलकर टाल दिया था और कहा था उम्मीद अच्छी चीज नहीं होती है और उम्मीद इंसान को पागल कर देती है। पर एंडी ने उसे गलत साबित कर दिया होता है कि उम्मीद दुनिया की सबसे अच्छी चीज है, जिसके बदौलत ना कि एंडी 20 सालों में जेल में सुरंग बना पाया, बल्कि वो सब पा लिया जिसके सपने वो हमेशा देखा करता था। तो दोस्तों, हमें इस मूवी से ये सीख मिलती है कि अगर हम किसी चीज़ को पूरे शिद्दत से चाहें और उस पर मेहनत करें तो कोई भी चीज़ हमारे लिए नामुमकिन नहीं हो सकती। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मूवी रिव्यू? कमेंट कर बताना ना भूलें और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब बटन दबाकर। जय हिंद।